हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज आर्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 को। ओके, तो एज यू ऑल नो हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या है? इट्स सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ओके, तो हमने पार्ट 1 वीडियो जो है इसी चैप्टर की वो अपलोड कर दी थी कल। ओके, तो अगर अभी तक आप लोग ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का तो क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर 8 का पार्ट 1 वीडियो देख लें ताकि आपको पार्ट 2 वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आए। ओके, तो पार्ट 1 वीडियो देखना जो है वो मस्ट है आपके लिए। तो आपको मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया था कि व्हाट इज सेल। ओके, इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन जो है मैंने आपको दिया था पार्ट 1 वीडियो में। थोड़ा सा फिर से रिकैप दे देती हूँ। तो सेल क्या होता है? सेल जो है किसी भी लिविंग बींग्स, किसी भी लिविंग क्रिएचर्स जो है उनके लाइफ में जो है उनकी लाइफ का सबसे बेसिक यूनिट होता है जिससे उनका लाइफ बना होता है। ओके, तो इसको मैंने आपको एक ब्रिक के एग्जाम्पल से समझाया था, ईंट के एग्जाम्पल से, कि जैसे एक बिल्डिंग बनती है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो है क्या करते हैं, उसमें हम ईंटें लगाते हैं, एक एक ईंट जोड़ जोड़ करके जो है उस बिल्डिंग को बनाते हैं। ओके, तो जब वो बिल्डिंग हम पेंट कर देते हैं पूरी बन के वो रेडी हो जाती है बिल्डिंग, तो बाहर से हमें वो ईंटें नहीं दिखती हैं, लेकिन अंदर में उसकी हमने जो है बेस जो है किससे रखा था? ईंटों से ही रखा था। तो ईंट क्या हो गई? इस बिल्डिंग की बेसिक यूनिट हो गई। तो उसी तरह से सेम जो है लिविंग बींग्स की लाइफ में जो है सेल जो है बेसिक यूनिट होता है। उनके जो बॉडी में जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं, जो उनका पूरा बॉडी है वो सेल से बना होता है। तो सेल उनकी लाइफ का क्या हो गई? उनकी बॉडी का क्या हो गया? ईंटें हो गई। ओके, तो सेल को हम लाइफ का क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं सेल को। ओके, तो आई होप सेल आपको फिर से समझ में आ गया होगा। ओके, इन पार्ट 1 वीडियो में तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया ही है। और हमने जो है पार्ट 1 वीडियो में देखा था डिस्कवरी ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में जो है खुद से सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में जो है एक बार्क लिया था ट्री से, और उसे कॉर्क में जो है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से उन्होंने देखा था, जो कि जिसका नाम उन्होंने सेल रखा था। ओके, सेल जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। लिटिल रूम इसलिए होता है क्योंकि वो एक कंपार्टमेंट्स की तरह, बॉक्स की तरह दिखता है, इसलिए उन्होंने लिटिल रूम की तरह बोला। ठीक है, सेल रखा नाम। ओके, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ से हमने फर्स्ट वीडियो जो है एंड किया था साइज ऑफ द सेल्स पे। ओके, तो हम अपना आज का वीडियो साइज ऑफ सेल से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। तो आगे बढ़ाने से पहले चैप्टर को मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं हर सब्जेक्ट से, हर चैप्टर से रिलेटेड जो है लेकर के कैसे आ पाऊँगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो, वीडियोस देखते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर ले ताकि आपके लिए मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो लेकर के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आगे लेते आऊँ और आपको फ्यूचर में वो हेल्प करेगी। ओके, सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए विदाउट डिले अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते चलते हैं। कहा जा रहा है द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज मिलियन ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो है सेल का साइज जो है वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, या तो 1 मीटर का मिलियन पार्ट भी हो सकता है, या फिर कुछ सेंटीमीटर का भी हो सकता है। ओके, हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज। हालांकि आपको पता है कि जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में, उन्हें हम अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते, उन्हें देखने के लिए हमें उसे मैग्नीफाई करने की जरूरत होती है, माइक्रोस्कोप में देखने की जरूरत होती है। ओके, तो दे नीड टू बी इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप, इसीलिए उनको जो है इनलार्ज करके हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, और सबसे छोटा सेल जो है वो बैक्टीरिया में पाया गया है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक का। एंड लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच का होता है, ऑस्ट्रिच के अंडे का, जो कि होता है 170 मिलीमीटर से 130 mm। ओके, तो इसे आप याद रखेंगे, बैक्टीरिया के सेल का साइज एंड ऑस्ट्रिच के सेल का साइज। तो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर एंड ऑस्ट्रिच के सेल का साइज है 170 mm से 130 mm। ओके, इंटू 130 mm। एक्टिविटी 8.2 देख लेते हैं। बॉयल अ हैंस एग। अब एक मुर्गे के अंडे को बॉयल करने के लिए कहा जा रहा है। रिमूव द शेल
शेल को आप रिमूव कर ले, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे, अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। तो जो आप एग के ऊपर जो वो हार्ड कवर होता है उसको हटा लोगे बॉईल करने के बाद, तो अंदर आपको वाइट मटेरियल दिखाई देता है जिसके अंदर क्या होता है, येलो पार्ट होता है। ओके, तो वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन। तो वाइट मटेरियल जो है ऊपर में शेल के अंदर जो होता है वाइट मटेरियल वो एल्ब्यूमिन होता है, जो कि क्या होता है, बॉयल होने पे क्या होता है, वो सॉलिड हो जाता है। ओके, एंड अंदर में येलो पार्ट जो होता है वो क्या होता है, यॉक होता है, और वही जो है सेल का एक पार्ट होता है, वो यॉक जो है सेल के का पार्ट होता है। तो यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो आप ये सिंगल सेल जो है बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के, बिना माइक्रोस्कोप के सहारे देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे पहली से सोच रही है, आर द सेल्स इन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन रेट। ठीक है, तो क्या एलिफेंट का सेल जो है वो रेड के सेल से ज़्यादा लार्जर होगा? तो इसका कोई भी यहाँ पे तुक नहीं है कि एलिफेंट अगर बहुत बड़ा एनिमल है तो उसका सेल का साइज़ जो है वो रेड के साइज़ से बड़ा होगा। तो इसका कोई भी रिलेशन नहीं है सेल के साइज़ का एनिमल के साइज़ से। ओके, हालांकि नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो ज़्यादा और कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि अगर एनिमल बड़ा है तो उसका सेल भी जो है वो बड़ा बड़ा होगा। ओके, द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। इसलिए सेल के साइज का रिलेशन उस एनिमल के बॉडी या प्लांट के बॉडी से बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच लार्जर दैन दोज इन रेड। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट के बॉडी में जो सेल होंगे वो ज़्यादा बड़े होंगे रेड के कंपैरिजन। ओके, द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। तो सेल का साइज जो है उसके फंक्शन से रिलेट करता है। ओके, जिस तरह से उसका फंक्शन होगा उस तरह से उसका साइज होगा। जैसे कि नर्व सेल्स, तो आपने अभी ऊपर देखा था ना कि नर्व सेल्स जो होती हैं वो इस तरह से कुछ होती हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच टाइप से। तो क्यों होती हैं? क्योंकि इसका फंक्शन होता है मैसेज को ले जाना। ठीक है, मैसेज ट्रांसमिट करती है, तो इसलिए ट्रांसमिट करने के लिए ये लंबी इस तरह से ब्रांच टाइप से होती हैं। तो इसके फंक्शंस पर डिपेंड कर देगी उसके सेल का साइज। ओके, नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ओके, तो दोनों एलिफेंट एंड रैट दोनों एनिमल्स में जो है नर्व सेल्स जो उनके होंगे वो लॉन्ग होंगे एंड ब्रांच होंगे। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन, और वो सेम फंक्शन भी परफॉर्म करेंगी। दोनों के बॉडी में नर्व सेल्स जो है मैसेज ट्रांसफर करने का काम करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ठीक है, तो यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। तो आपको पता ही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपने क्लास 7 में जो है पढ़ा था कि डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में, जिसके जो है जो कि टुगेदर जो बहुत सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसमें से अलग अलग ऑर्गन अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई डाइजेशन का काम करता है, कोई एसिमिलेशन का काम करता है, कोई एब्जॉर्प्शन का काम करता है। ओके, तो सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। उसी तरह से प्लांट में भी होता है, प्लांट के भी डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल रूट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे कि रूट्स जो हैं वो पानी को ऑब्जॉर्व करने का काम, मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करने का काम करते हैं। एंड लीफ, आपको पता ही है लीफ में जो है, लीफ को हम किचन कहते हैं। ठीक है, प्लांट का किचन कौन सा क्या कहलाता है, लीफ कहलाता है, वहाँ पे खाना बनता है। ओके, तो ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। और ऑर्गन अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑर्गन जो है वो किससे मिलके बना होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू, सिमिलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलके बना होता है। एंड टिश्यूज जो है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से मिलके बनी होती हैं, तो जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे पहली रियलाइज करती है, एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल। तो एक ऑर्गन जो होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो वो किससे मिलके बने होते हैं, वो ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। एंड ग्रुप और टिश्यूज किससे बने होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। तो सबसे बेसिक क्या हो गया, सेल हो गया। तो इसलिए सेल आपकी लाइफ का क्या हो गया, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। ओके, तो हम ग्रुप ऑफ टिश्यू को क्या कहेंगे, कहेंगे ऑर्गन। ओके, एंड ग्रुप ऑफ
सेल्स को क्या कहेंगे, हम कहेंगे टिश्यू। ओके, पार्ट्स ऑफ द सेल। अब सेल के पार्ट्स, अब आप इसको इस तरह से समझो कि आप मान लो कि किसी घर में रहते हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग ले लो या फिर किसी घर, आप फ्लैट ले लो, जिस भी फ्लैट में रह रहे हो, ओके। तो आप उस फ्लैट को, उस घर को जो है सेल मान लो, ओके। तो उस फ्लैट के अंदर, उस घर के अंदर जो है आपको अलग अलग जगह होती हैं, जैसे कि किचन किस लिए यूज़ होता है, खाना बनाने के लिए। बाथरूम किस लिए यूज़ होता है, नहाने के लिए। स्टडी रूम होते हैं, डाइनिंग रूम होता है, पूजा रूम होता है ना। तो वो उस घर जो जिसको हमने सेल माना, वो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए जहाँ अलग अलग काम हो रहे हैं, ओके। तो सिमिलर काइंड से जो है सेल जो है उसके अंदर भी उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिनके फंक्शन के कारण ही सेल जो है अपने आप में एक लिविंग होता है, ओके। तो द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो बेसिक कंपोनेंट सेल के क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस है, जो कि फिगर 8.7 में दिखाया गया है। तो चलिए फिगर 8.7 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए में ये प्लांट सेल को दिखाया गया एंड बी में एनिमल सेल को दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो आप, साइटोप्लाज्म जो है अंदर में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है साइटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस जो है सेंटर में होते हैं, एंड सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इंक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ओके। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। तो वो जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को जो है दूसरे सेल से सेपरेट करता है। आपको पता है कि सेल है, इस तरह से सेल है, ठीक है। तो उसके बाहर जो इस तरह से मेम्ब्रेन है वो उसे फिर दूसरे सेल से सेपरेट करता है, ओके। एंड ऑल्सो फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो छिद्र, उसमें छिद्र होती हैं जो कि कुछ सब्सटेंस के मूवमेंट को अलाउ करती हैं, ठीक है, अंदर से अंदर जाने के लिए और अंदर से बाहर आने के लिए, ओके। इसको आप अगले क्लास में और अच्छे से बेटर से यहाँ समझाया गया, ओके। एक्टिविटी 8.3 देख लेते हैं हम लोग, क्या कहा जा रहा है। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल टेक एन अनियन बल्ब। तो सेल के बेसिक कंपोनेंट को समझने के लिए अच्छे से आप एक अनियन बल्ब ले लें, यानी कि एक प्याज का जो है आप छिलका ले लें, ओके। उसका बल्ब होता है ना, बल्ब वाला पार्ट ले लें। रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग, उसका जो ऊपर से पिंक कवरिंग है आप उसे हटा दें। You can easily separate these from the fleshy white layer of the bulb with the help of a forceps or even with your hand. अब उसमें से जो है ना आप एकदम बिल्कुल एकदम वाइट सा पतला सा परत ले लें, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्लास्टिक की तरह, पन्नी की तरह दिखेगा, ट्रांसपेरेंट सा, उसे ले लें और उसे चिमटे की मदद से, अपने हाथ की मदद से उसमें से हटाएं, ओके। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द अनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अनियन बल्ब को ब्रेक करके उसमें से थिन लेयर्स हटा सकते हैं। Now place a small piece of the thin onion peel in a drop of water on a glass side. अब आप इस जो है स्मॉल अनियन पील को जो है ग्लास स्लाइड में रखें, ड्रॉप ऑफ वाटर में डालने के बाद। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोरकेप्स। और वो जो थिन लेयर है उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें आप विद द हेल्प ऑफ ब्लेड या फिर चिमटे की मदद से। Add a drop of methylene blue solution to the layer and place a cover slip on it. अब उसके ऊपर जो है मिथिलाइन ब्लू सॉल्यूशन को डाल दें और उसके ऊपर जो है कवर स्लिप डाल दें। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप। तो जब आप कवर स्लिप डाल रहे होंगे तो ये इंश्योर कर लें कि उसमें जो है कोई भी एयर बबल्स ना हो जाएं। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, उसके बाद उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें। ड्रॉ एंड लेबल, यू मे कंपेयर इट विथ फिगर 8.5। तो आप जो कुछ देखोगे माइक्रोस्कोप में, आपको यहाँ पे फिगर 8.5 में दिखाया गया है, इस तरह का आपको कुछ दिखेगा, ओके। आपको आपके टीचर जरूर लेकर के जाएंगे, ओके, ये अनियन पिल का एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए लैब में, आपके बायोलॉजी टीचर। तो आप जब उसे देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर अनियन बल्ब को, तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये अंदर में साइटोप्लाज्म है, ओके।
द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। तो अनियन सेल का बाउंड्री क्या हुआ? सेल मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय अनदर थिक लेयर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, और जो कि दूसरे अलग अनदर थिक कवरिंग से ढका हुआ है, जिसको कि हम सेल वॉल कहते हैं। तो एक डिफरेंस है प्लांट सेल में और एक एनिमल सेल में। प्लांट सेल में क्या होता है कि आपको पता है कि हमें अनियन कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो प्लांट सेल में जो है एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जैसे कि एनिमल सेल में सेल के ऊपर कवरिंग होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होंगी ही, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और कवरिंग होती है जिसे कहते हैं सेल वॉल। ओके, तो इसीलिए अनियन सेल में जो है आपको सेल वॉल भी दिखाई देंगे। ओके, तो द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और बीच में जो है एकदम से आपको राउंड शेप स्ट्रक्चर का दिखेगा, ये क्या होता है? ये न्यूक्लियस कहलाता है, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और एक जेली के जैसा सब्सटेंस आपको न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में दिखेगा, कि जो कि क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है। इस तरह से बीच में जो है साइटोप्लाज्म होंगे। ओके, आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। तो प्लांट्स को के सेल्स को जो है सेल वॉल की जरूरत क्यों होती है? क्यों वो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन से ही काम नहीं चला सकते? तो देखते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव शेप टू द सेल। तो आपको पता है, आपने अर्लियर जो है पहले ही पढ़ा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले देखा, सेल मेम्ब्रेन क्या करते हैं? सेल को शेप देते हैं। ओके, तो इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। तो हमने देखा कि प्लांट्स में जो है सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक और लेयर होता है, आउटर कवरिंग होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो ये जो एडिशनल लेयर है, इसकी जरूरत प्लांट्स को प्रोटेक्शन के लिए होती है, सुरक्षा के लिए होती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। प्लांट सेल को जो है ये प्रोटेक्शन चाहिए होती है, जो कि टेम्परेचर बदलते रहता है। आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह रहते हैं, वो कहीं मूव नहीं कर सकते हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो कभी गर्मी हो गई, बरसात हो गई, तो वैसे कंडीशंस में हम एनिमल्स जो हैं वो जब भी हमें ज़्यादा गर्मी या सर्दी लगती है तो हम कहीं हम घर में रहते हैं, या फिर जो एनिमल्स होते हैं वो किसी बारिश होती है तो वो किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे कि बारिश ना हो रही हो। लेकिन प्लांट्स तो फॉर्मली वहीं पे खड़े रहते हैं। सब कुछ, जो आंधी तूफान, बारिश या फिर जो धूप है, सबको वो उनके ऊपर डायरेक्ट आता है एंड वो सहते हैं। तो इसीलिए उनको एक एक्स्ट्रा कवरिंग की जरूरत होती है। ओके, जो कि उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। The plant cell need protection against variation in temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. तो they are exposed to this variation because they cannot move. तो ये इन सारे variations के जो है में खड़े रहते हैं, उन्हें exposed रहते हैं, इसीलिए उनको extra covering की जरूरत होती है. Cells can be observed in the leaf peel of the Tradescantia. ओके, तो सेल्स को जो है एक ट्राडेस्केंसिया के लीफ में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इलोडिया और रियो, इन सभी प्लांट्स के लीफ में. यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ अनियन. तो उसी तरह जैसे आपने अनियन में आपने स्लाइड प्रिपेयर किया था, उसी तरह से यहाँ पे भी आप स्लाइड प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हो इनके सेल को. पहली आस्क बुझो इफ़ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स. तो पहली बुझो से पूछती है कि क्या वो एनिमल सेल भी जो है देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है माइक्रोस्कोप में. ओके, अब नेक्स्ट इज एक्टिविटी 8.4, टेक अ क्लीन टूथ पिक. अब ये एनिमल सेल के लिए, ठीक है. टेक अ क्लीन टूथ पिक, आप एक टूथ पिक ले ले, ठीक है, और अ मैचस्टिक, या तो मैचस्टिक ले ले विद द टिप ब्रोकन, जिसका कि ऊपर का टिप जो है वो टूटा हुआ हो. स्क्रैप इनसाइड ऑफ योर चीक विदाउट हर्टिंग इट. उसके बाद आप अपनी गाल के अंदर इसे ले जाएं और उसको घसे, एक तरह से स्क्रैप करें. ओके, ताकि उसमें कुछ जो है आपके चीक का पार्ट जो है वो आ जाए. ओके, प्लेस इट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. फिर इसे जो है एक ड्रॉप ऑफ वाटर में प्लेस करें ऑन अ ग्लास स्लाइड. एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट. और फिर उसमें एक ड्रॉप आयोडीन का डालें और ऊपर से कवर स्लिप डालें. अल्टरनेटिवली एड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन. आप 1 से 2 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन भी डाल सकते हैं. ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. अब इसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करें. तो यू मे नोटिस सेवरल सेल इन द स्क्रैप्ड मटेरियल. तो आप कुछ उसमें
स्क्रैप मटेरियल जो आपने रखा है वहाँ पे स्लाइड पे, उसमें आप कुछ नोटिस करोगे सेवरल सेल्स, ओके। तो यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ से आप सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपको जो आप चीक वाला देखोगे, स्क्रैप करके आपने निकाला था फिर उसको स्लाइड पे डाला था, तो आपको इस तरह से यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा सेल के तरह का। ये भी आप देखो कंपार्टमेंट्स की तरह है, ओके। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा साइटोप्लाज्म, ये रहा न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ओके, एंड न्यूक्लियर के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टर्म इज साइटोप्लाज्म, ओके। तो साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म क्या है, वो एक जेली के जैसा सब्सटेंस होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सेल्स के जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एटसेट्रा, ठीक है। और इनके भी कुछ फंक्शंस हैं सेल में, ये भी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस। तो इनके बारे में आप जो है अगले क्लासेस में पढ़ेंगे, 9th क्लास में आप पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल। न्यूक्लियस जो है किसी भी लिविंग सेल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये क्या होता है, स्फेरिकल होता है और सेंटर में पाया जाएगा, सेल के सेंटर में पाया जाता है, ओके। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। आप जो है इसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो है इजीली देख सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो अब साइटोप्लाज्म से सेपरेट होने के लिए न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे चिक सेल में देखो, ये न्यूक्लियस है, ओके, एंड न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, ओके। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, ओके। और ये मेम्ब्रेन भी जो है पोरस होता है, इसमें छिद्र होते हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस का जो है मूवमेंट अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए और अंदर से बाहर आने के लिए, ओके। तो विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन हायर हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनाइट चीज़ों को भी जो है बड़ी करके दिखाएं, ओके। तो वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस के अंदर भी जो है एक स्फेरिकल बॉडी देख सकते हैं छोटी सी, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, ओके। तो कोई हायर मैग्निफिकेशन वाला आपका माइक्रोस्कोप होगा, उसमें आप देखो आपको न्यूक्लियोलस दिखाई देंगे, ओके। तो इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। और न्यूक्लियस में जो है क्या पाया जाता है, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ओके। एंड ये दीज कैरी जीन्स, जो कि क्रोमोसोम्स में क्या होता है, जीन्स पाए जाते हैं। एंड जीन्स सुन के तो आपको कुछ ना कुछ आप रिकॉल कर पा रहे होगा कि जीन आपने सुना ही होगा। जीन क्या है, कोई भी कैरेक्टर जो आप में होता है, आपके अंदर कोई भी जो गुण होता है वो क्या होता है, आपके जीन में होता है, ओके। कहते हैं ना कि ये इसके जीन में ये कैरेक्टर है। तो दीज कैरी जीन्स एंड हेल्प इन द इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो इन क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं और ये जीन्स ही जो हैं कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ओके। तो जैसे कि आपका कोई भी कैरेक्टर आपके पापा से मिल रहा है, ओके, तो वो जीन के थ्रू आया है, वो आपके पापा में जीन था, फिर वो आप में इनहेरिट करके आया, तो आपका वो कैरेक्टर पापा से मिलता है, ओके। जैसे कि आपके पापा के हेयर कर्ली हैं तो आपका हेयर कर्ली होगा, मम्मी का हेयर स्ट्रेट है तो आपका हेयर स्ट्रेट हो सकता है, ओके। तो ये सारे जीन्स जो हैं क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ओके। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स। तो हम क्रोमोसोम को तभी देख सकते हैं जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, सेल डिवाइड कर रहा होता है, ओके। यहाँ पे जीन के बारे में दिया गया है, जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीन क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में
इनहेरिटेंस का यूनिट है। ओके, इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये क्या करता है, किसी भी हेरिडिटरी कैरेक्टर को यानी कि अनुवांशिक गुण जो होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में उनके बच्चे में जो है ट्रांसफर करता है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। तो इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स जो हैं आप में अपने कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर करेंगे। ओके, इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। तो अगर आपके पापा के आंखें भूरी हैं तो आपकी आंखें भी भूरी हो सकती हैं। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, तो अगर आपकी माँ की जो है हेयर जो हैं वो कर्ली हैं तो आपके हेयर भी कर्ली हो सकते हैं। तो यू माइट ऑल्सो एंडेड अप हैविंग अ कर्ली हेयर। ओके, हाउएवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पापा के हेयर कर्ली हैं, मम्मी के हेयर स्ट्रेट हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के आपका दूसरी तरह का हेयर हो जाएगा। ठीक है, जो कि कर्ली स्ट्रेट दोनों तरह का आपका मिलेगा। ओके, एक नया तरीका का कैरेक्टर भी डेवलप हो सकता है, या तो सेम टू सेम कैरेक्टर भी आ सकता है। न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस तो हमने ये देखा कि कैरेक्टर को इनहेरिट करने का काम करता है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में जीन है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस इसके अलावा जो है कंट्रोल सेंटर भी है सेल का। ओके, द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और एक सेल के अंदर जो जितने भी कंटेंट है लिविंग सेल के अंदर वो क्या कहलाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, जो कि जिसमें न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म को ही सेल का लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है। ओके, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। it is protoplasm. Okay, the nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of the multicellular organism. तो अब अगर आप एक बैक्टीरिया का न्यूक्लियस दिखेंगे तो वो उस तरह से वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा जिस तरह से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस होगा। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। द सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो वैसे सेल्स जिनमें कि न्यूक्लियर मटेरियल बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब सेल्स भी जो हैं दो तरह के होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो जिन भी ऑर्गेनिजम्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे। एंड जिन भी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स जो हैं यूकैरियोटिक होंगे तो वो लोग यूकैरियोट्स कहलाएंगे। ओके, तो यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके न्यूक्लियर जो हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। ओके, द ऑर्गेनिज्म विद दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन यानी न्यूक्लियस। ओके, एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप याद रखना बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डिजाइनेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसे सेल जिनके की न्यूक्लियस जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें, वो क्या कहलाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो वैसे सारे ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके यूकैरियोट्स कहलाते हैं। यू मतलब ट्रू एंड कैरियन मतलब न्यूक्लियस यानी कि ट्रू न्यूक्लियस। While observing the anion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? तो जब आप अनियन सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे थे तो क्या आपने साइटोप्लाज्म के अंदर जो है कुछ ब्लैंक स्ट्रक्चर देखा जहाँ कुछ भी नहीं है, ब्लैंक जगह है? तो वो ब्लैंक जगह ही क्या कहलाता है, वक्वल कहलाता है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे वक्वल है, ये देखो ये वक्वल, यहाँ पे आपको ये ब्लैंक दिख रहा है। तो प्लांट सेल्स के वक्वल जो है एनिमल सेल के कंपैरिजन में ज़्यादा आपको बड़े दिखाई देंगे। आप देखो एनिमल सेल का वक्वल, यहाँ पे ये रहा वक्वल, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस जैसा है। ओके, इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज एन अनियन सेल। तो ये या तो सिंगल या फिर बड़ा हो सकता है, जैसे कि अनियन सेल में आपको एक बड़ा सा वक्वल दिख रहा है, ठीक है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको देखो ये रहे वक्वल, ये रहे वक्वल, ठीक है, एनिमल सेल्स में।
लार्ज वर्कवल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स, तो जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनमें वर्कवल्स जो है ना आपको ज़्यादातर लार्ज देखने को मिलेंगे। एंड वर्कवल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर, जबकि एनिमल सेल के वर्कवल्स जो हैं प्लांट सेल के कंपैरिजन में छोटे होंगे। You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of the cells of Tradessia leaf. तो अब आप जब ट्रेडेंशिया लीफ के सेल को ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके साइटोप्लाज्म में जो है आपको कुछ कलर्ड बॉडीज दिखाई देंगी। ओके, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल्स, ये जो कि उनके लीफ के साइटोप्लाज्म में जो है ना छितरी हुई रहती हैं। ये क्या कहलाती हैं? प्लास्टिड्स कहलाती हैं। ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं, देयर ऑफ डिफरेंट कलर्स, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स, जिनमें से कि जो अलग अलग कलर की होती हैं और जो ग्रीन कलर की होती हैं कुछ उनमें से ग्रीन कलर की होती हैं, और वो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? क्लोरोफिल कहलाती हैं। ओके, एंड ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, और ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को ही हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आप देखो यहाँ प्लांट सेल में ये रहा आपको क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स दिख रहे हैं ना, और भी अलग कलर के हैं, लेकिन ये जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ये जो है ना लीफ में सनलाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं ये सभी। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, और ये क्या करते हैं? ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को। यू मे रिकॉल डैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ओके, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, एंड क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो आपको पता है, आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, अब है कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। अब प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल का हम कंपैरिजन देख लेते हैं। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 8.4 यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल। अगर आप एक्टिविटी 8.3 और 8.4 जो है रिकॉल कर पाओ तो आप एनिमल एंड प्लांट सेल्स को जो है कंपेयर करने में जो है एबल हो पाओगे। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुल्ली इन फिगर 8.7 AB। यहाँ पे जो आपको एनिमल एंड प्लांट सेल दिया हुआ है उसको आप केयरफुल्ली देखो। एक जो हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में देख लिया कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है एंड एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ओके, let us tabulate the similarities and distinguish feature of plant and animal cell. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. यहाँ 8.1 में जो है आपको प्लांट एंड एनिमल सेल में जो है कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि प्लांट सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में जो है भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, जबकि सेल वॉल प्लांट सेल में जो है प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होंगे, ये भी प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होंगे, प्लास्टिड्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा प्लास्टिड्स, क्योंकि यहाँ पे लीफ में ग्रीन कलर प्रोवाइड करना होता है प्लास्टिड्स के वजह से। वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, तो आई होप आपको प्लांट सेल एंड एनिमल सेल जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड सारी चीज़ें जो सेल के पार्ट्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप लर्निंग।